टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक हमारे 8 चैप्टर ऑफ सीआरपीसी देख लिए हैं, वो भी पूरे डीप में। अब हम उसी तरह से अपना जो पूरा सीआरपीसी है बाय सेक्शन वाइज, और साथ ही साथ में आपको ये भी खास तौर पे बात है कि जिस तरह से बेरेक्ट रीडिंग किस तरह से होना चाहिए, कहाँ मार्किंग होना चाहिए, कौन सा मार्क करने वाला क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी मैं साथ ही साथ अंडरलाइन करते हुए चढ़ रही हूँ। मैंने स्पेसिफिकली आपके सामने बेरेक्ट ही रखा है ताकि आपको बेरेक्ट किस तरह से रीड करना है ये भी साथ ही साथ हम लोगों को पता चलते चले। एंड साथ में आपका पूरा डीप रिवीजन, पूरा डीप जो है स्टडी भी हो जाए, रिवीजन नहीं स्टडी हो जाए फ्रेंड, क्योंकि हम पूरा सेक्शन वाइज चढ़ रहे हैं और रिवाइज करने के लिए हम बाद में रिवीजन के भी लेक्चर्स लेकर आएंगे फ्रेंड्स एग्जाम के करीब करीब। तो चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं और इस तरह से आगे वीडियो बनाते रहूँ। तो फर्दर हम अपना टाइम ख़राब नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 9, जो डील करता है सेक्शन 125 टू 128, जिसमें मेंटेनेंस के लिए जो प्रोविज़न है बता रखी है। और ये जो हमारे आर्टिकल संविधान में जो 15 आर्टिकल 3 सब क्लॉज जो है, उसमें जो वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए प्रोटेक्शन दे रखा है कि गवर्नमेंट कोई भी कायदा बना सकती है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, उस तरह उसमें जो बताया हुआ है वैसे ही हम क्या बोलेंगे, हर तरफ इक्वालिटी है हमारे पास 14 के अंदर। फिर इक्वालिटी होने के बाद भी क्यों बेनिफिट अलग से महिलाओं को दिया जाता है? तो जो 15(3) का जो क्लॉज है उसमें जो बताया हुआ बेनिफिट दे सकते हैं हम, तो उसका ही एक बेनिफिट का प्रकार है कि इसमें महिलाओं को बेनिफिट दिया गया है और मेंटेनेंस के लिए। तो आगे क्या क्या प्रोविजन में है हम पूरा डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसमें नॉट ओनली वाइफ आती है, इसमें चिल्ड्रंस भी आते हैं और एजड पेरेंट्स भी आते हैं। सो प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स प्रोवाइड स्पीडी होना चाहिए, इसमें बताया गया है। इफेक्टिव होना चाहिए, चीप रेमेडी होनी चाहिए अगेंस्ट पर्सन वो निगलेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन देयर वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस क्या है फ्रेंड? मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस हैज़ नॉट डिफाइंड इन द कोड। पहले तो द टर्म शुड नॉट बी नैरो, कंस्ट्रक्ट एज ए लिमिटेड ओनली टू फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। मेंटेनेंस में क्या आएगा? ओनली फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, supply of necessaries, aid, support and assistance which one person needs for his or her living। उसकी ज़िंदगी जीने के लिए जितना लग सकता है उतना। It varies according to position and status of the person। जो स्टेटस होगा पर्सन का उसके हिसाब से मेंटेनेंस अलाउ होता है इन शॉर्ट। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन? द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू प्रिवेंट स्टारवेशन, destitution and vagrancy to dependents। it is enacted to achieve the goal of social justice। social justice का गोल पाने के लिए हम इसका मेन ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स। दिस प्रोविजंस डू नॉट फुल्ली डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ पर्सनल राइट ऑफ द पार्टी। द कोड वुड टेक प्राइमा फासी व्यू ऑफ फैक्ट्स एंड इट नीड नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। मैट्रिमोनियल के डिस्प्यूट में ज़्यादा डीप नहीं जाने की नीड है, मेंटेनेंस लगता है तो मेंटेनेंस अलाउड करेगा कोड। ओके फ्रेंड, लॉ कमीशन का व्यू था, जो 41th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन था फ्रेंड, उसमें क्या हुआ था? प्राइमरी जस्टिफिकेशन फॉर प्लेसिंग दिस प्रोविजन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज बिकॉज इट इज़ स्पीडी एंड इकोनॉमिकल रेमेडी कंपेयर टू व्हाट इज़ अवेलेबल इन सिविल कोड। क्योंकि ये जस्टिफिएबल था और थोड़ा सा रेमेडी जो थी ना चीप थी, इसकी वजह से ये डालने की जो रिकमेंडेशन की गई थी ये 41th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन में की गई थी फ्रेंड। देन इसमें क्लेम कौन कर सकता है मेंटेनेंस? सेक्शन 125 सब क्लॉज 1 में बताया हुआ है कि क्लेम कौन कर सकता है मेंटेनेंस। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा लिस्ट। इसमें क्या है? इंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस इफ दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। पर्सन हु मे क्लेम मेंटेनेंस: वाइफ, legitimate or illegitimate child, minor child whether married or not, legitimate or illegitimate major child not being a married daughter, if by reason of any physical or mental abnormality or injury he is unable to maintain himself, and father mother। ये जो लोग हैं फ्रेंड्स, सफिशिएंट मीन होना चाहिए और निगलेक्ट करना चाहिए, मेन है। ओके, वाइफ अनेबल टू मेंटेन होना चाहिए, वो भी मतलब कि जॉब पे नहीं होना चाहिए मेंटेन। लिजिटिमेट एंड इलिजिटिमेट चाइल्ड, एविडेंस में हम देखते हैं फ्रेंड लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड की जो 120 डे की ये दे रखी है ड्यूरेशन, उसके अंदर पता चल सकता है कि कौन सा चाइल्ड लिजिटिमेट है और कौन सा चाइल्ड इलिजिटिमेट है। ओके फ्रेंड, देन माइनर चाइल्ड होना चाहिए, वो मैरिड हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन वो मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं होना चाहिए खुद को, एंड उसके लिजिटिमेट हो या इलिजिटिमेट चाइल्ड हो, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, जो शादीशुदा लड़की होगी उसको छोड़ के, हु हैज़ अटेंड मेजॉरिटी जिसने अटेंड कर ली है, वेर सर चाइल्ड इज़ फिजिकली, मतलब सन है, फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर ही आएगी अगर वो अनेबल है मेंटेन करने खुद को, लेकिन उसको मैरिड डॉटर छोड़ के उसमें आएगी, मैरिड डॉटर नहीं आएगी उसमें। हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। देन और इसमें कौन ऑर्डर पास करता है फ्रेंड? मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चिल्ड्रन, फादर और मदर। कौन करेगा इसमें? किसको पावर है? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड। जुडिशल ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जो है ये पावर है कि वो जो निगलेक्ट कर रहा है पर्सन, रिफ्यूज़ कर रहा है, ऐसा उसको प्रूफ के बाद दिखाई देता है, तो वो मंथली अलाउंस इसका लिए ऑर्डर पास करेगा उस पर्सन को जो निगलेक्ट कर रहा है, किसको? वाइफ को, चाइल्ड को और पेरेंट्स को। सच मंथली रेट एज सच मैजिस्ट्रेट थिंक फिट, जो मैजिस्ट्रेट को लगेगा वो हो गया मंथली रेंट। पहले जो सब में पहले था फ्रेंड्स वो 500 था, बाद में वो हटा दिया गया, एंड उसके बाद अभी कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है उसमें मेंशन किया हुआ, कोई भी हो सकता है अभी जो है इसके ऊपर। देन पे टू द सेम पर्सन एज द मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट, जैसा टाइम टू टाइम मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे उस तरह से उसको पे करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ द माइनर फीमेल चाइल्ड, फादर ऑफ माइनर फीमेल चाइल्ड लड़की को, टू इन क्लॉज बी टू मेक सच अलाउंसेस अंटिल ही और शी अटेन हर मेजर, जब तक वो मेजर नहीं हुई थी तब तक। इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज़ सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड, अगर उसकी शादी हो जाती है और वो माइनर है फीमेल चाइल्ड, तो उसका जो हस्बैंड है जिससे मैरिड हुई, नॉट पजेस ऑफ सफिशेंट मीन, उसके हस्बैंड के पास इतना मीन्स नहीं है कि वो उसके डॉटर को सही से पाल सकता है, तो जब तक मेजोरिटी नहीं आती वो माइनर गर्ल की, तब तक उसके डैड उसको या उसके फादर उसको अमाउंट जो है अलाउंसेस जो है प्रोवाइड करना चाहिए, ये बताता है सेक्शन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस under this subsection order such person to make monthly allowances, ऑर्डर करेगा कोर्ट मंथली अलाउंसेस फॉर द इंटीरियम मेंटेनेंस, इंटीरियम मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं, जब तक निकाल लगेगा तब तक के लिए इंटीरियम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगाया जाता है फ्रेंड्स कोर्ट में, तो कोर्ट वो भी अलाउ करता है ऑफ हिज वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट्स, एंड द एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रोसीडिंग विच द मैजिस्ट्रेट कंसिडर रीजनेबल एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्टेड। जो एक्सपेंसेस होगा प्रोसीडिंग का वो भी अगर कंसिडर करते हैं, रीजनेबल लगता है जो कोर्ट को, वो उसको पे करने लगाएंगे, किसको? वो पर्सन को जो निगलेक्ट कर रहा है। प्रोवाइडेड आल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंसेस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन प्रोवाइजो शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज विद इन 60 days। इंटरिम ऑर्डर का जो इंटरिम मेंटेनेंस का जो एप्लीकेशन लगाया जाता है फ्रेंड्स मेंटेनेंस के केस में, तो उसमें क्या होता है, जो इंटरिम मेंटेनेंस है उसको जल्द से जल्द 60 days के अंदर कंप्लीट करा देना चाहिए। कब से? डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस से। ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड प्री में बहुत मरतबा, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस से। कब से होता है? नोटिस से हो सकता है, अपीयरेंस से होता है, ऑप्शन में दिया जाएगा आपको, तो उसका सही आंसर होगा डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस से। कब के? एप्लीकेशन के पर्सन के, तब से 60 days तक जो है वो एप्लीकेशन जो इंटरिम का है उसको अलाउ करा देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फ्रेंड, इसमें एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि माइनर किसको कहा जाएगा? माइनर अ पर्सन हु अंडर प्रोविजन ऑफ मेजॉरिटी एक्ट इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेंड हिज मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी एक्ट में बता रखा है माइनर की डेफिनेशन वही यहाँ आएंगी। एंड वाइफ को बताया है इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज़ बिन डिवोर्स, वुमन में इंक्लूडिंग क्या आएगा फ्रेंड्स? डिवोर्स वाइफ भी आएगी, और हैज़ ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड, लेकिन उसने दूसरी शादी ना की हो, ऐसी वाइफ होना चाहिए। एनी सच अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस है या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का जो एप्लीकेशन लगाया हुआ है उसके जो अलाउंसेस है, एंड एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर,
ये जो ऑर्डर पास होगा इंटरिम मेंटेनेंस का होगा या मेंटेनेंस का, तो कब से पेबल होगा, अमाउंट कब से देना पड़ेगी उस हस्बैंड को, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन, ये भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि कब से होता है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर वो हस्बैंड को जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वाइफ को, चाइल्ड को या पेरेंट्स को। इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर ऑर्डर किया, अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऐसा मेंशन कर रखा है कि एप्लीकेशन जब से आया है तब से देना पड़ेगा उसको मेंटेनेंस, तो वो मेंटेनेंस सबसे भी देना पड़ेगा। जनरल प्रोविजन है, ऑर्डर के डेट से होता है, लेकिन कोर्ट स्पेसिफिकली मेंशन करता है जब एप्लीकेशन फाइल हुआ है मेंटेनेंस का तब से अलाउंसेस देना है, तो तब से भी उसको देना पड़ सकता है। एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में भी, और एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग के भी उसमें मेंशन करते हैं ऑर्डर में जज साहब, तो हम लोगों को वो भी जो है पेड करना पड़ेगा हस्बैंड को, चाइल्ड को या फादर को। इफ़ एनी पर्सन सो ऑर्डर फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, फेल्स सफिशिएंट कॉज, कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है और ऑर्डर जो है फेल हो गया कंप्लाई करने में विद द ऑर्डर ऑफ एनी सच मजिस्ट्रेट में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर इशू अ वारंट, हर एक ब्रीच जो करता है उसके लिए क्या होगा, इशू वारंट होगा। फॉर लेइंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेइंग फाइन्स एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ अलाउंसेस remaining unpaid after the execution of the warrant to imprisonment for a term which may extend to 1 month और until payment is sooner is made due। इसमें क्या बताता है फ्रेंड, सिर्फ इतना ही है, अगर ब्रीच कोर्ट ने क्या किया, मजिस्ट्रेट ने क्या ऑर्डर पास की है कि इतना इतना अलाउंसेस इस मंथ को आपको देना चाहिए, और वो क्या करता है विदाउट सफिशिएंट कॉज, कोई कॉज नहीं बताता है और वो देता भी नहीं है कि हाँ तो वाइफ को परेशान करना है, मैं नहीं दूंगा। मोस्ट ऑफ वाइफ के केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड्स लोग देते नहीं हैं, तो ये ब्रीच होता है, तो कोर्ट क्या करता है, इशू वारंट करता है उस पर्सन के अमाउंट ड्यू करने के वजह से उसके ऊपर और उसको वो सेंटेंस होता है कितने दिन के लिए, सेंटेंस सच पर्सन कितना कर सकता है, वो वोल अमाउंट के ऊपर कर सकता है या एनी पार्ट, मतलब जितना आपने पार्टी ने, सामने वाली पार्टी ने बताया कि इतनी इतनी अमाउंट थी और उसने इतने महीने से नहीं दिया। अब सामने वाली पार्टी ने सिर्फ 6 महीने का ही बताया है या 1 ईयर का ही बताया है कि इतने मंथ का, ये मंथ से ये मंथ तक उसके हस्बैंड ने उसको मेंटेनेंस नहीं दिया, तो कोर्ट वही कंसिडर करेगा। लेकिन उस एप्लीकेशन के बाद अगर उसके पहले का भी कुछ नहीं दिया है और मेंशन नहीं किया है, तो वो बाद में आप मेंशन नहीं कर सकते हो वाइफ की साइड से, ये बात बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। तो एक ही साथ आपको पूरा मेंटेनेंस बताना पड़ेगा कि यहाँ से स्टार्टिंग डेट से यहाँ तक उसने पेड नहीं किया, तो कोर्ट क्या करेगा, उस पूरे होल अमाउंट पे मंथ का अलाउंसेस जो होगा, जो अनपेड रहा, अगर हाफ दे दिया है उसने और हाफ बाकी रहा तो हाफ का नहीं होगा, लेकिन जो हाफ रिमेनिंग अनपेड है वो रिमेनिंग अमाउंट पे जो है उसको पनिश करेगा। कितनी करेगा, एक्सटेंड 1 मंथ तक की उसको पनिशमेंट कर सकता है। कब तक, जब तक कि वो पेमेंट नहीं कर देता, या तो फिर पूरा 1 मंथ हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशू फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन, कोई वारंट नहीं होगा जिसमें अगर ड्यू अमाउंट होती है तो ऐसा बताता है। कब, वो भी देखते हैं। इशू रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस, ये स्पेशल है फ्रेंड, अनलेस कब तक नहीं होगा रिकवरी, कब तक नहीं कही जाएगी, जब तक कि एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर वो जो वाइफ है या वो फादर या जो भी चाइल्ड है, तो उन्होंने 1 साल के अंदर क्या करना चाहिए, 1 साल तक अगर वो पेड नहीं कर रहा है मेंटेनेंस, तो 1 साल तक के अंदर उसने क्या करना चाहिए, सामने वाली पार्टी ने एप्लीकेशन लगाना चाहिए कोर्ट में फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम ड्यू। देन क्या करेगा, कोर्ट वो एप्लीकेशन इंटरटेन करेगा एंड रिकवरी करवाएगा, खुद से कोर्ट ये रिकवरी नहीं कराएगा अदर पार्टी के साइड से। देन है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ और कंडीशन ऑफ हर लिविंग विथ हिम एंड शी रिफ्यूज टू लिव विथ हिम, क्या होगा, रिफ्यूज़ कर रही है, शी रिफ्यूज टू लिव विथ हिम, वो खुद रहने से मना कर रही है। सच मैजिस्ट्रेट में कंसिडर एनी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल स्टेट्स बाय हर एंड मे मेक एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग सच ऑफर इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड दैट देर इज़ जस्ट ग्राउंड फॉर सो डूइंग। उसके अलग रहने का कोई ग्राउंड है, सफिशिएंट ऐसा लगता है कोर्ट को, तब, अदरवाइज नहीं। मेंटेन हिम ऑफर टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग विथ हिम। एक पर्सन क्या करता है कि मेरे साथ अगर मेरी वाइफ रहती है
वो कंडीशन लगाता है तभी मैं उसको पे करूँगा, और वो रिफ्यूज़ करती है, तो कोर्ट देखता है इस बात में कि उसका जो रिफ्यूज़ करना है वाइफ का वो सफिशिएंट है क्या। अगर सफिशिएंट लगता है कोर्ट को तो उस ग्रांट पे कोर्ट ऑर्डर करता है, अदरवाइज उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट सफिशिएंट क्लॉज नहीं लगता है तब कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं करेगा। नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है फ्रेंड, इफ़ अ हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन और कीप्स, हस्बैंड क्या करता है दूसरी शादी कर लेता है, मैरिज विद अनदर वुमन or keep a mistress, it shall be considered to be just ground for his wife refusal to live with him। तो इसमें सिर्फ क्या ग्राउंड बनता है, जस्ट ग्राउंड क्या बनेगा, his wife refusal to live with him, उसके साथ रहने से मना कर सकती है। no wife shall entitled to receive an allowances from her husband under this section if she is, कब, if she is living in adultery, अगर वो अडल्ट्री में रह रही है तो वो अलाउंसेस जो है उसके हस्बैंड से नहीं मान सकती है। और इफ़ विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न शी रिफ्यूज़ टू लिव विथ हिम, अगर वो रहने से मना करती है उसके साथ, कोई रीज़न भी नहीं है सफिशिएंट, फिर भी हर हस्बैंड, और इफ़ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। तीन है इसमें बातें फ्रेंड। फर्स्टली क्या होगा कि वो अगर अडल्ट्री में होगी तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, सेपरेटली रह रही होंगी हस्बैंड के हद से दूर विदाउट सफिशिएंट कॉज तो नहीं मिलेगा, म्यूचुअल कंसेंट से वो दोनों अलग हो गए तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये बताता है हमारा सब क्लॉज 4। देन है सब क्लॉज 5, ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन अडल्ट्री और दैट विदाउट सफिशिएंट मीन रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड और दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, द मजिस्ट्रेट शैल कैंसल द ऑर्डर। ऐसा बाद में पता चलता है तो क्या ऑर्डर जो किया हुआ है मैजिस्ट्रेट को कैंसिल भी कर सकते हैं ऑन प्रूफ ऑफ दैट, ये प्रूफ मिलता है तब। देन इसका प्रोसीजर क्या है फ्रेंड, इसमें कुछ केस लॉस भी हुए हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग थोड़ा सा केस लॉस पे भी नज़र डालते हैं। पहले तो वाइफ मीन्स इसमें क्या आएगा, वाइफ मीन्स लीगली वेडेड वाइफ ओनली, नॉट सेकंड वाइफ। एंड डिवोर्स होने के बाद उसने रीमैरिड नहीं करना चाहिए। एंड क्लेम मेंटेनेंस कब कर सकती है, जब वो एंटाइटल होगी तभी और अनएबल होगी तभी। इसमें लीगल रिलेशनशिप जो है फ्रेंड और मैरिज लाइक रिलेशनशिप जो होता है तो वो भी इंक्लूड किया गया है। उसका एक केस लॉ है फ्रेंड, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी ये हस्बैंड वाइफ वो लिव इन रिलेशन पे थे फ्रेंड्स ये लोग, तो इसलिए ऐसा बताया। पच्यामल ये केस लॉ है फ्रेंड्स 2010 का। इस केस में लिविंग रिलेशन पे जो है डिस्कशन हुआ था। न्यू अप्रोच इस केस में बताया गया था कि वुमन हु इज़ इन मैरिज लाइक रिलेशनशिप दो नॉट लीगली मैरिड कैन क्लेम मेंटेनेंस। द कोर्ट हेल्ड दैट not all live-in relationship will amount to relationship in nature of marriage. Relationship in nature of marriage must be fulfill some conditions. क्या हुआ था इस केस में फ्रेंड्स, कोर्ट में बताया था कि अगर वो लिव इन में भी है तब भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, बट उसके सब कुछ कंडीशन डाले हैं। हर किसी को नहीं बताया जाएगा कि वो लिविंग इन में है तो मैरिड कपल की तरह है बोल के। तो किस तरह के लिव इन रिलेशन के कपल को मिलेगा मेंटेनेंस, उसके अंदर 4 कंडीशन डाली थी कोर्ट में। तो फर्स्ट कंडीशन थी कपल मस्ट होल्ड देमसेल्फ आउट टू सोसाइटी एज अकीन ऑफ टू स्पाउस। पब्लिक में ऐसा दिखाना चाहिए कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। दे मस्ट बी ऑफ लीगल एज टू मैरी, उनकी एज जो है मैरी की होना चाहिए। इट मीन्स वो मेजर होना चाहिए बोथ पार्टीज। दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू इंटर इनटू अ लीगल मैरिज, मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए उसमें से कोई, या कोई डिसेबल नहीं होना चाहिए, कोई मेंटली डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऐसे जो पर्सन है तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट कंडीशन जो थी उसकी, दे मस्ट हैव वॉलंटरीली कोहैबिट फॉर अ सिग्निफिकेंस पीरियड ऑफ टाइम। उनका जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तब उस रिलेशनशिप में मेंटेनेंस ग्रांट किया जा सकता है, ऐसा बताया गया था इस केस में फ्रेंड्स। देन इसमें सेकेंड केस है फ्रेंड, विजय मनोहर वर्सेस काशीराव राजाराम। इसमें क्या था फ्रेंड्स, द डॉटर वेदर मैरिड और नॉट वुड ऑल्सो बी लाइबल टू मेंटेनेंस। डॉटर जो है वो भी सिर्फ सन ही नहीं होगा मेंटेन करने को पेरेंट्स को, जो डॉटर होगी वो भी क्या होगी, मेंटेन करनी, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो। अगर वो कैपेबल हो और वो कमाती हो देन उसको क्या है मेंटेन करना पड़ेगा
उसके पेरेंट्स को, ये बताया गया था इस केस लॉ में। चलिए फिर अब प्रोसीजर क्या है हम लोग वो देखते हैं इसका मेंटेनेंस का। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किया जा सकता है। कहाँ पर? वेयर ही इज़, जहाँ पर वो लड़का रहता है, और वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड्स, या दोनों रहते हैं साथ में। वेयर ही लास्ट रिसाइड विथ हिज वाइफ, लास्ट जहाँ पर वो दोनों साथ रहते थे। और एज द केस में बी विद द मदर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड, जहाँ पर वो मदर का इलिजिटिमेट चाइल्ड रहता है वहाँ पर भी जो है ये केस लगाया जा सकता है। क्या जुरिस्डिक्शन है इतना बताया गया है इन शॉर्ट फ्रेंड, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। तो ये 3 जगह जो है वहाँ पर एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड, वेयर शी नहीं है फ्रेंड इसमें, वेयर ही है। तो जहाँ पर हस्बैंड रहता है या दोनों साथ रहते थे या दोनों का साथ रेसिडेंस है या दोनों अभी साथ रहते हैं, उन लोगों के उस जगह पे कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। देन है हमारा सब क्लॉज 2, ऑल एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom an order of for payment of maintenance is proposed to be made. Okay friend? Or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader and shall be recorded in the manner prescribed for summons case. कैसे चलेगा? पहले तो वो summons case की तरह चलेगा, एंड अगर उसका पर्सनल अटेंडेंस दिया हुआ है और वो और मतलब ग्रांट भी हो गया है तो क्या होगा? उसके प्लीडर के थ्रू चलेगा, अदरवाइज उसको पर्सनली प्लीडिंग में प्रेजेंस रहना पड़ेगा। ये बताता है सब क्लॉज 2। देन है हमारा प्रोवाइडेड दैट, हमारा प्रोविजो है, इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding, अगर कोर्ट को लगता है कि जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ है, क्या ऑर्डर हुआ? मेंटेनेंस देने का, वो हस्बैंड जो भी होगा अगेंस्ट whom ऑर्डर पास हुआ है, और कोर्ट को लगता है विलफुली वो अवॉइड कर रहा है और विलफुली नेग्लेक्ट टू अटेंड द कोर्ट आने के लिए निगलेक्ट कर रहा है विलफुली, मजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू हियर एंड डिटरमाइन द केस एक्स पार्टी, तो कोर्ट क्या कर सकता है? एक्स पार्टी भी वो मैटर चला सकता है। एनी ऑर्डर सो मेड मे बी सेट असाइड फॉर गुड कॉज, वो ऑर्डर अगर वो आता है पर्सन और एप्लीकेशन करता है कि सेट असाइड करो, मैं किसी काम की वजह से नहीं आ पाया, जेन्युइन रीज़न देता है, देन वो सेट असाइड भी ऑर्डर किया जा सकता है। किसके लिए? गुड कॉज के लिए। शोन ऑन एन एप्लीकेशन मेड विद इन 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर अगर वो एप्लीकेशन लगाता है फ्रॉम द डेट देयर ऑफ सब्जेक्ट टू सच टर्म इंक्लूडिंग टर्म्स एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू द अपोजिट पार्टी, और क्या उसके ऊपर टर्म्स क्या लगाई जाएंगी कि वो अपोजिट पार्टी को जो है पेमेंट करेगा आकर, और एक्स पार्टी का ऑर्डर जो है वो कैंसिल करा के लेगा, एज द मजिस्ट्रेट में थिंक जस्ट एंड प्रॉपर। थर्ड क्लॉज है, द कोर्ट इज डीलिंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज मे बी जस्ट, कॉस्ट भी इम्पोज कर सकता है फ्रेंड्स कोर्ट इसमें जो डील कर रहा है मेंटेनेंस का एप्लीकेशन उसके ऊपर। देन है हमारा सेक्शन 127 जो बताता है अल्टरेशन इन अलाउंसेस। अल्टरेशन मीन्स चेंजेस करना, जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसके अंदर अब किस तरह से चेंजेस होगा, या तो उसकी पेमेंट बढ़ती है या उसकी पेमेंट कम हो जाती है, या पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, तो वो क्या कर सकता है? एप्लीकेशन लगा सकता है कि मेरे को अल्टर करके अलाउंसेस कम ज़्यादा करके दो, या मैरिड हो जाती है वो वुमन की शादी हो जाती है तब भी, तो इस तरह से अल्टरेशन हो सकता है, वो बताया गया है सेक्शन 127 में। ऑन प्रूफ ऑफ, कोई प्रूफ होगा ऐसा, चेंज इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 मंथली अलाउंसेस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस और ऑर्डर अंडर द सेम सेक्शन टू पे मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड और फादर एंड मदर, as the case may be, the magistrate may make such alteration as he think fit in the allowances for the maintenance or the interim maintenance as the case may be। कोर्ट को अगर लगता है, कोर्ट थिंक फिट समझता है तो वो अल्टर कर सकता है, कोर्ट को ये पावर है। प्रोवाइडेड दैट इफ he increases the allowances the monthly rate of 500 rupees in the whole shall not be exceeded। ये पहले था फ्रेंड के 500 रुपीज़ था, बाद में ये निकाल दिया गया। एंड कब कौन सी अमेंडमेंट थी फ्रेंड्स वो, तो वो अमेंडमेंट जो थी अपर लिमिट की वो थी सीआरपीसी की हमारी अमेंडमेंट 2001 की, उसमें अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस शैल बी अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द मैजिस्ट्रेट डिस्क्रेशन, नो अपर लिमिट ऑफ मेंटेनेंस इन केप्ट, ये ऐसा बताया गया था उसके अंदर फ्रेंड्स। तो कोई भी अमाउंट जो होंगी वो दे सकता है कोर्ट, इंटीरियम को तो कोई अमाउंट थी ही नहीं। द इंक्रीजेस द अलाउंसेस द मंथली रेट ऑफ 500 रुपीज़ इन द होल शैल नॉट बी एक्सीडेड, ये उसका पार्ट नहीं है लेकिन ये हमारा सेक्शन 125 का पार्ट था जो मैंने अमेंडमेंट का बोला है फ्रेंड।
ये 500 रुपीज़ का बताया जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा सकता है मंथली 500 रुपीज़। Where it appears to the magistrate that in consequences of any decision of the competent civil court, any order made under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel order as the case may be, vary the same accordingly। अगर सिविल कोर्ट में भी कोई चल रहा है उसका मैटर और कोई डिसीजन पास होता है जिसमें ये हो जाता है फाइनल कि उसके वाइफ की ही गलती थी, उसकी नहीं थी, देन उसमें जो ऑर्डर होता है वो लाके वो इस कोर्ट में बता के 125 सेक्शन के जो अंदर मेंटेनेंस का अलाउंसेस हुआ है उसको वो कैंसिल करा के ले सकता है हस्बैंड, ये बताता है ये सेक्शन। देन है हमारा थर्ड, डाइवोर्स वुमेन रिमैरिड हो जाती है, तो इसमें ये बताया गया है फ्रेंड्स इन शॉर्ट। वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 125 इज फेवर ऑफ वुमन हु हैज़ बीन डिवोर्स, वो डिवोर्स थी और हैज़ बीन ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हस्बैंड, द मैजिस्ट्रेट शेल इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द वुमन हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स रिमैरिड कैंसिल सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ रीमैरिज। जब वो रीमैरिज कर लेती है तब से वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देगा कोर्ट। द वुमन हैज़ बीन डिवोर्स बाय हर हस्बैंड एंड that she has received whether before or after date of said order, इसमें क्या बताया गया है, जो डिवोर्स हो चुका है उसके हस्बैंड से, इस तरह की वुमन है कोई, एंड दैस वो रिसीव करती है अमाउंट बिफोर और आफ्टर डेट, जो डेट ऑर्डर में पास गई है उस हिसाब से, होल ऑफ द सम विच अंडर एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ, मतलब पर्सनल लॉ जो होता है हमारा जैसा मोमेडियन लॉ है या फिर कस्टमरी कोई लॉ होता है जिसमें मतलब वो उन्होंने अपना अपना कर लिया है और सम कुछ तो भी अमाउंट डिसाइड कर ली है, उतना अमाउंट की इतना इतना लाख रुपए दे के ख़त्म करना है केस, तो इस तरह से भी वो तो कर सकते हैं। लॉ एप्लीकेबल टू पार्टीज वार पेबल ऑन सच डिवोर्स कैंसिल सच ऑर्डर, तो क्या करा सकते हैं, बाहर उन्होंने कस्टमरी या पर्सनल लॉ के हिसाब से डिवोर्स करा लिया, सम ऑफ अमाउंट देके डिवोर्स लेने का उन्होंने कर लिया है आउट ऑफ कोर्ट, तो भी क्या करा सकते हैं, वो ऑर्डर कैंसिल करा के ले सकते हैं। इन द केस वेयर सच सम वॉज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वॉज मेड, सम क्या करना पड़ेगा, उसको पेड करना पड़ेगा बिफोर सच ऑर्डर या ऑर्डर के पहले, तब वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कैंसिल का। इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज़ बीन एक्चुअली पेड बाय हस्बैंड टू वुमन, द वुमन हैज़ ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड दैट शी हैड वॉलंटरी सरेंडर हर राइट, अगर वो वॉलंटरी सरेंडर करती है उसका राइट तब भी हो सकता है फ्रेंड, मेंटेनेंस कैंसिल करा के ले सकते हैं। इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस में बी आफ्टर हर डिवोर्स कैंसिल द ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर डू, इतना ही बताते हैं, वॉलंटरी अगर वो सरेंडर करती है तो। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डावरी बाय एनी पर्सन टू whom a monthly allowances for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account sum which has been paid or recovery by such person 3 as monthly allowances for the maintenance and interim maintenance for any of them as the case may be in pursuance of the said order। फोर्थ क्लास क्या बोलता है फ्रेंड, इन शॉर्ट टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डावरी बाय एनी पर्सन, द सिविल कोर्ट शैल टेक इन टू कंसिडरेशन अकाउंट द सम विच हैज़ बीन पेड, जो पेड कर चुके हैं वो अमाउंट, और रिकवरी बाय सच पर्सन इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 125, ये कोर्ट देखेगा फ्रेंड। देन है हमारा 128 इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, इन्फोर्समेंट कैसा कराया जाएगा इसका, ऑर्डर में बी इन्फोर्स बाय एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज़ मेड मे बी फाउंड, जहाँ पर भी वो मिलेगा वहाँ पर करेगा कोर्ट, क्या करेगा, अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट, उसको क्या करी जाएगी, वो कॉपी दी जाएंगी ऑर्डर की टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज़ मेड, जिसके फेवर में ऑर्डर पास होता है तो उसके लिए उसको जो कॉपी है विदाउट प्राइस भी दी जा सकती है, और टू हिज गार्डियन या फिर उसके गार्डियन को दी जाएंगी, इफ़ एनी और टू द पर्सन टू whom द अलाउंसेस इज टू बी पेड एंड सच ऑर्डर में बी इन्फोर्स बाय एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस, कहाँ पर, किसी भी प्लेस पे, वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom, जिसके अगेंस्ट में ये ऑर्डर पास हुआ है, अगेंस्ट whom इट इज़ मेड मे बी ऑन सच मजिस्ट्रेट बिंग सेटिस्फाइड एज टू द आइडेंटिफाई ऑफ द पार्टीज एंड द नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंसेस ड्यू, तो क्या होगा उस जगह पे
किसी भी जगह पे करा जा सकता है और इसके फेवर में होता है उसको वो दिया जाएगा। इतना ही बताता है फ्रेंड्स हमारा सेक्शन 128। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था ये भी ख़त्म हुआ, चैप्टर 9। एंड हम इस तरह से आज का हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। एंड हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।